नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में। अब लगातार आपसे मुलाकात हो रही है और मिलते हुए खुशी भी हो रही है। नए नए चीजों को लेकर के मैं आ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि जितना हद तक हो सके आपके लिए मैं सीटेट में आपकी मदद करूं और मदद पहुंचाऊं। और आप लोग भी जिस तरह से कोऑपरेशन कर रहे हैं इसके लिए आप लोग को आभार, धन्यवाद। अब फिलहाल समय जाया ना करते हुए मैं आज के टॉपिक्स की ओर आपको ले चलूं। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हिंदी शिक्षण, हिंदी और हिंदी शिक्षण। तो हिंदी और हिंदी शिक्षण क्या है? सीटेट जैसा कि आप जानते हैं कि 5 सब्जेक्ट का, ये आप लोगों को पता है। हिंदी का चूंकि एक वीडियो और मैं दे चुका हूं, आप लोगों को समझा चुका हूं, फिर भी आज थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हिंदी हमारा 2 टाइप में पेपर हम 1 या 2 में ले सकते हैं। पेपर 1 या 2 यानी 6 to 8 में आप बैठ रहे हैं, यानी पेपर 2 में बैठ रहे हैं, या पेपर 1 में बैठ रहे हैं, 1 to 5 में बैठ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी दोनों जगह आप लैंग्वेज जो 2 होता है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर 1 का क्वेश्चन, अगर पेपर फर्स्ट किए हैं तो 91 से लेकर के आपका 120 तक जाता है क्वेश्चन। अगर पेपर 2 सेलेक्ट किए हैं तो आपका 121 से लेकर के 150 तक जाते हैं। आप लोग को पता होगा, एग्जाम जो पहली बार बैठ रहे हैं उनको ये काफी मदद करेगा, क्योंकि हिंदी 2 बार मिलेगा उन्हें। तो नंबरिंग याद रखिएगा, जिनका भी समस्या हो, पेपर 1 में सेलेक्ट कर रहे हैं तो 91 से 120 तक जाएगा, और पेपर 2 सेलेक्ट कर रहे हैं तो 121 से 150 तक जाते हैं। ठीक, पहला पॉइंट ये होता है। अब इसमें रहेगा क्या, पेपर 1 और पेपर 2 में डिफरेंस क्या है, इस बात को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। तो पेपर 1 में जहां बात करेंगे, तो पेपर 1 में बात करेंगे तो इसमें आपको एक गद्यांश मिलेगा, यानी कि पैराग्राफ हिंदी में लिखा हुआ मिलता है, और उस पर में 9 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। 9, 6, 15, तो ये 3 टर्म में हिंदी में क्वेश्चन होते हैं। 9, 6 और 15 कहिएगा। 9 गद्यांश से आधारित, 6 पद्यांश से आधारित, ये गद्य, ये पद्य और ये शिक्षण, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको, टोटल 30 क्वेश्चंस। और मेरे साथ जुड़िए, मैं वादा करता हूं आपको कि 30 में 30 लाइएगा। अगर एक आध नंबर छूट भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 28-29 नंबर श्योर एंड सर्टेन आपको मिलेंगे। मैं जो तरीका बता रहा हूं, ग्रामर के सारे लगभग कुछ कॉन्टेंट्स दे दिए। देखिए, ग्रामर में बहुत कुछ नहीं पूछता है, जहां से पूछता है वो कंटेंट है, जो कुछ बचे हुए हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा। उन थीम को समझना है, कहीं से क्वेश्चन होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, चुटकी में हल करके आइएगा, ये मेरा दावा है। खैर, मैं दावा तो बहुत करता, पर आपका साथ मिले तो ना। आपका मेहनत बहुत जरूरी है। देखिए, सीटेट कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग को लगता होगा, लेकिन मैं जहां तक मेरा अनुभव कहता है, हजारों छात्र हमसे सफल हुए हैं। हजारों क्या, कितने हजार होंगे, कोई काउंटिंग नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने देखा सीटेट में किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आपको 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो 30 मार्क में 30 × 5, अगर हर पोजीशन में हम 20-20 नंबर ले आते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। 100 नंबर आसानी से आ जाएगा। अगर कमजोर स्टूडेंट है, नहीं ब्रिलियंट है, तो आप 125, 130, 135, ऐसे मेरे स्टूडेंट गए हैं, आप भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहिएगा कि ये लाएंगे कैसे, इसको सबसे बड़ा ट्रिक है, एक स्पेशली वीडियो होगा एग्जाम से पहले मेरा, जरूर देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन को कैसे हल करना है, कैसे बनाना है, और हम मार्क्स अधिक से अधिक कैसे अचीव कर सकते हैं। और एक वीडियो नेगेटिव पॉजिटिव वॉल्ट का होगा, सीटेट में ये भी काफी मायने रखता है। तो यहां पर जो 20-20 नंबर लाएंगे, हिंदी में हम कैसे लाएंगे भाई? तो 15 नंबर तो फ्री का देता है सीटेट हमें। कहिएगा फ्री का क्यों देता है? तो ऊपर आंसर होते हैं, नीचे क्वेश्चंस होते हैं, समझना है सिर्फ गद्यांश को और पद्यांश को। अगर आप समझ गए तो वो क्वेश्चंस आपका हल हो गया। ये 15 नंबर आपको फ्री में मिलेगा मेरे हिसाब से। अब आपको कोई समस्या हो रही है तो फिर मैं हूं, जब हम हैं तो क्या गम है प्यारे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। अगर नहीं देखिएगा तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। आज जहां भी दिक्कत हो रही है आप कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं ही हूं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं भी उसमें एक हूं जो आपकी मदद के लिए तैयार हूं। आप हमसे मदद ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं 15 तो हो गया, और 15 शिक्षण जो है, इस हिंदी का शिक्षण बहुत ही आसान है। मैंने अधिगम और अर्जन से क्वेश्चंस दिए थे, और उसके बाद अगर आप देखते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं, और चैप्टर का मैं जिक्र करूंगा, और कुछ एक दिन मैराथन लेकर के आ रहा हूं,
जिस मैराथन में सभी चैप्टर से क्वेश्चन इंक्लूड करके मैं दूंगा, क्योंकि इस 15 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अपने लॉजिक पर हल कर सकते हैं, पढ़ करके हल कर सकते हैं, कुछ ट्रिक के साथ हल कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो, तो 25 नंबर तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप, तो कहीं नहीं जाने वाला है। हिंदी, संस्कृत, ईवीएस, मैथ और इसके साथ साथ सीडीपी में। अब आप आगे चले, हम शुरुआत करते हैं। आइए। कहिएगा बहुत बकवास कर लिए सर, आदत है बरबर करने की, मास्टर जी ठहरा, कोई नहीं, आप भी बनिएगा तो देखिएगा। आइए हम बात करते हैं। अब यहां मैंने सबसे पहले एक पद्यांश को लिया है और क्वेश्चन नंबर 115 से किया है। चूंकि अपने देखिए बहुत टाइम नहीं होता है मेरे पास जो मैं मेहनत करूं, तो जैसे मेहनत मैं कर रहा हूं, 2-3 दिनों का मेहनत होता है। तो टेस्ट के लिए जो मैंने दिया, टेलीग्राम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, अपने चैनल का भी वही नाम है, टेलीग्राम का भी वही नाम है, द ग्रेट लर्निंग पॉइंट। जाइएगा तो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सब आपको मिलेगा, वहां से मैंने क्वेश्चन उठाया। अगर आप बनाए होंगे तो समझने में थोड़ी आसानी होगी। इंक्लूडेड, चलिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, मैं जो कर सकूंगा वो कर रहा हूं। अब यहां पर एक पद्यांश है, देखिएगा, दिखाई दे रहा होगा पद्यांश आपको। नए समाज के लिए, नए समाज के लिए नए जवान है, नवीन योजना के लिए नया अभियान है। नए समाज के लिए क्या आपको इरादा है कि जिस समाज में हम आज से 100 साल पहले जी रहे थे उस समाज में फिर जाएं? नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है और हर चीज में लोग परिवर्तित होते रहते हैं, तो समाज में भी परिवर्तन होगा। कवि का अभिप्राय ये है कि हम जो एक नया समाज, जाति मुक्त समाज, संप्रदाय मुक्त समाज, भाईचारे का नया समाज बना रहे हैं। ये समाज के निर्माण का नेतृत्व किसके ऊपर होगा? तो जवानों के ऊपर होगा। आज के जो नौजवान हैं, आज के जो छात्र हैं, उनके ऊपर इसका दायित्व होगा। तो वही पहली पंक्ति का अर्थ है, नए समाज के लिए नए जवान हैं, यानी कि नए युवा जो हैं वो नए समाज के निर्माण के लिए हैं। नवीन योजना के लिए नया अभियान है, नई नई योजनाएं तैयार करेंगे कि हमारे समाज का विकास कैसे हो, हमारे देश का विकास कैसे हो, इसके लिए नया सवेरा है। अगर इस तरह की योजनाएं हमारे मस्तिष्क में आती है तो विहान का अर्थ होता है सवेरा, सुबह। तो नया सुबह होगा हमारे समाज का। भावार्थ को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर भावार्थ समझते हैं तो हमारा हर एक क्वेश्चन आसानी से टूटेगा। पद्यांश की यही खासियत है। एक आज लिया हूं छोटा सा पद्यांश, इसके साथ साथ बड़े बड़े और पूछे गए पद्यांशों का भी मैं डिस्कस कर दूंगा, नए पद्यांशों का, संभावित पद्यांशों का भी डिस्कस कर दूंगा। यूं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जो गेस करूंगा वो क्वेश्चंस आपके आ ही जाएंगे, पर इतना जरूर कहूंगा कि बनाने का तरीका जरूर सिखा दूंगा, जो गलती नहीं होगी। गद्यांश तो पढ़ के लोग बना लेते हैं, पद्यांश में प्रॉब्लम। तो आइए आगे देखते हैं। रश्मियां जगी जगी युगीन चेतन, प्राण प्राण के लिए उमंग भावना। रश्मियां जगी, नए किरण जगे। रश्मि का अर्थ क्या होता है? किरण। जगी युगीन चेतना, जैसे नई किरण आई, नई युग की चेतना जग चुकी है। लोग हर चीज में नयापन खोज रहे हैं, हमारे समाज में भी नयापन आना चाहिए। इसलिए प्राण प्राण में, हर एक व्यक्ति में नई उमंग की भावना जग चुकी है कि हम अपने देश का उत्थान कैसे करें, हम अपने समाज का उत्थान कैसे करें। हिंद के सभी सशक्त नौजवान हैं, हिंद के सभी सशक्त नौजवान हैं। हिंद मतलब हमारा देश भारत, इसके सभी सशक्त नौजवान हैं। प्रांत क्षेत्रवाद के भाव हों कभी, प्रांत क्षेत्रवाद के, प्रांत मतलब होता है राज्य, क्षेत्र मतलब आपका क्षेत्र विशेष, वाद के भाव हों कभी, कभी होंगे प्रांत के क्षेत्र। आज मैं बंगाली हूं, मैं मराठी हूं, मैं गुजराती हूं, ये भाव नहीं है। हिंद है हम। सबसे पहले हम क्या है? आई एम इंडियन, मैं भारतीय। सबसे पहले भावनाएं ये होनी चाहिए। आज देखिए क्या होता है, इस जगह पे उस जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। आज अगर बिहारी जाता है नौकरी के लिए बंगाल तो वहां मारे जाते हैं, मराठी जाता है। कैसा? क्यों? हम सब एक देश के निवासी हैं, मिलकर के रहेंगे साथ। काबिलियत लानी है ना हम में भाई। हम दूसरे को भगा के, धक्का मार के कहां तक जाएंगे? अपनी काबिलियत साबित करेंगे ना, अपनी काबिलियत से साबित करेंगे कि हम आपसे बेहतर हैं। जो बेहतर होगा उसे जगह मिलेगी। भावना ये होनी चाहिए हमारी। आप लोग क्या सोचते हैं पता नहीं, पर मेरी भावना जो थी, ये मेरी अपनी अभिव्यक्ति थी, ये मैंने दिया है। हम भाई भाई एक हैं, अलग नहीं कभी, एक मानव जाति की संतान हैं सभी। हम भाई भाई एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई,
जितने भी हैं हम सब क्या हैं, एक भाई हैं। क्यों? तो हम सभी एक ही मानव के संतान हैं। क्या भगवान ने हमें बनाने में कोई अंतर किया? जन्म लेने के बाद कोई बच्चा जानता है कि मैं किस जाति का हूं? नहीं, उसे इसे जनाया जाता है। और कौन जनाते हैं? हम आप जैसे लोग, हमारे समाज के लोग, कि तुम फलाने हो, तुम डकाने हो, तुम इस जाति से हो, इस जाति से हो, इस जाति से। क्या रखा है जातियों में भाई? कर्म ही जाति का निर्धारण करता है। कोई ब्राह्मण है, बैठ के जूता सीता है, तो क्या वो ब्राह्मण रहा? इतिहासों में कहा गया है कि ब्राह्मण के 6 कर्म है: यज्ञ करना, करवाना, दान लेना देना, विद्या अध्ययन करना, विद्या दान देना। सभी जातियों के कर्म बांटे गए। आप पढ़िएगा 12th के हिस्ट्री में ऐसा दिया गया। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, आपकी किताबों से कह रहा हूं। तो हम मानव जाति के संतान हैं सभी। तो पहले क्या है? हम मानव जाति के संतान हैं। गांव गांव के विहग राम में बंधे, राम राज्य के विचार कर्म में सधे। गांव गांव के विहग राम में बंधे। गांव का विहग मतलब होता है, विहाग दे दिया गया है, विहग होता है। गांव गांव के पक्षी जो हैं वो राम में बंधे था, तो एक सुर में बंधे हुए। राम राज्य के विचार कर्म में सदे। राम राज्य मतलब कहाँ? जहां सबकी समानता हो, सब समाज के लोग सुखी हो, एक समान हो, सबके लिए साधन उपलब्ध हो सुविधा के, वही राम राज्य कहा जाता था। ऐसा सुने कि राम राज्य में घरों में ताला नहीं लगता था, हर घर में स्वर्ण था, हर घर में खाने की वस्तुएं थी, कोई बीमार नहीं था, सबके लिए औषधि की व्यवस्था थी। इसी को राम राज्य कहा गया है। हो सकता है इस पर क्वेश्चन भी हो आगे, पर मैंने पढ़ा नहीं है, देखूंगा अभी। तो राम राज्य के विचार कर्म से सदे, ऐसे राज्य का विचार कर्म से सदे हुए हैं। समझने में अच्छा लग रहा हो? चलिए, एक दो कमेंट आया कि हंसाते नहीं है। हम क्या करें, हम कोशिश तो करते हैं, पर जब पढ़ाने लगता हूं तो मन करता है पढ़ाता ही जाऊं, पढ़ाता ही जाऊं। बीच में कहूं क्या जो आप हंसे, मैं हंस देता हूं, आप भी हंस दीजिए। ऐसे और भी कुछ टॉपिक्स आएंगे तो हम हंसाने की भी कोशिश करेंगे। टॉपिक्स जब तक नहीं आते तब तक मैं आपको पढ़ाने में बांधने की कोशिश करता हूं। आइए, बाजुओं के जोर का हमें गुमान है, हमें अपने भुजाओं के जोर का गुमान है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। कभी ये मत सोचिए क्योंकि दुनिया में एक पीस ही आप बने। अगर एक पीस आप बने हैं तो भगवान निश्चित तौर पर आपने कुछ खासियत देकर के आपको बनाए हुए। अब ये आपका था पद्यांश। इस पर 6 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को देखिए थोड़ा सा कि अब कितने का हल आप कर सकते हैं। देशवासियों के अलगाव की समाप्ति का उपाय क्या है? अब ये अलगाव जो है क्षेत्रवाद के कारण, जातिवाद के कारण, धर्म के कारण, ये जो विभिन्न अलगाववाद हैं हमारे देश में, इनको दूर करके हम सभी एक भाईचारा कैसे स्थापित कर सकते हैं? तो सबसे देखिए, अब यहां पर मैं ऑप्शन आपको थोड़ा सा फंसा सकता है। ऑप्शन देखिए, जवाब आप लोग सोचिएगा, जो भी होगा मैं दूंगा तो मैच कीजिएगा। मैं पहले ऑप्शन को लेता हूं, पारस्परिक मेल मिलाप। ठीक है भाई, मैं इसको भी पास करता हूं। अभी है वैचारिक समानता, ठीक है, प्रांतीय एवं क्षेत्रीयता की समाप्ति, उन्नति के समान अवसर। अब देखिए, ये सब क्यों नहीं हो सकता है भाई? सब तो अच्छा ही है, नहीं होगा। सिर्फ पारस्परिक मेल मिलाप से अलगाववाद की समाप्ति नहीं होगी, क्योंकि यहां अवसर की भी लड़ाई है। लोग सोचते हैं ये अवसर मुझे मिले, ये अवसर मुझे मिले, और जब ही आपके सामने दूसरा आ जाएगा तो क्या होगा? थोड़ा सा वैमनस्यता, ईर्ष्या तो आ ही जाएगा। ह्यूमन बीइंग से आपको पढ़ाएंगे हम संवेग, वो संवेग पैदा हो जाता है। चलिए, तो ये पॉइंट्स इस जगह पर कटता है। वैचारिक समानता को हम 1 मिनट के लिए रखते हैं। कहेगा क्यों रखते हैं? प्रांतीयता एवं क्षेत्रीयता की समाप्ति के साथ भी यही लॉजिक लगता है। उन्नति के समान अवसर सबको मिलने चाहिए, लेकिन काबिलियत भी तो होनी चाहिए। यहां हमको ये नहीं देखना है, हमको देशवासियों के अलगाव की समाप्ति का उपाय देखना है। तो इसमें आ जाएगा वैचारिक समानता। जब विचारों की समानता हो जाएगी, सब समझेंगे कि बिहारी यूपी वाले के भाई हैं, यूपी वाले हरियाणा वाले के भाई हैं। जब ये समानता हमें आने लगेगी, वैचारिक समानता, हम सब एक चीज सोच के चलेंगे, हमारे देश का उत्थान हो, तब हमारा उत्थान होगा। हम कौन है? तो इंडियन है। ऐसी भावना अगर हमारे अंदर आ जाएगी, तब हमारा देश उन्नत होगा। इसलिए इसका एग्जैक्ट जवाब होना चाहिए वैचारिक समानता। अगर कोई दिक्कत हो तो चर्चा कीजिएगा। हो सकता है कि आप कुछ डिफरेंस सोचे हो।
तो कहिएगा सर ये क्यों नहीं होगा। तो मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये सब हमें पोएम के अकॉर्डिंग भी चलना है। तो पोएम के अकॉर्डिंग चलना है, तो देखिए वहां पर मैं दिया गया है, मैं अगले टॉपिक पर मैं क्लियर करता हूं। अब यहां भी मैंने पोएम ले लिया है तो आपको समझाने में सुविधा हो। भारतीयों को गर्व है, किसका गर्व है? तो अब यहां पर मैं आप अगर देखें तो भाषा का कहीं जिक्र है इसमें? नहीं है, क्योंकि भाषा डिफरेंट है हमारे देश में और ये हमारे देश की विविधता में एकता सबसे बड़ी खासियत भी है, लेकिन यहां पोएम में कहीं जिक्र नहीं है। राम राज्य लाने की ही बात हो रही है, अभी आया नहीं है, तो इसका तो गर्व हो ही नहीं सकता। भुजाओं के बल का, तो भुजाओं के बल का हमें गुमान है, ये जिक्र तो है। बाजुओं के जोड़ का हमें गुमान है, लेकिन ये बाजुओं का जोड़ किस में आएगा? तो एकता में जाएगा। किस में जाएगा? एकता में जाएगा। तो सबसे ऑथेंटिक यहां पर सबसे ऑथेंटिक जो आता है, भारतीयों को किस बात का गर्व है? तो हम सबको गर्व है, हम भाई भाई एक हैं, अलग नहीं कभी, एक मानव जाति के संतान हैं सभी। तो सबसे बड़ा गर्व किसका है? तो एकता का गर्व है। डायरेक्ट आंसर यहां से मिल रहा है, हम भाई भाई एक हैं, अलग नहीं कभी, एक मानव जाति के संतान हैं सभी। और वहां से ये पंक्ति जुड़ करके आई कि भुजाओं के जोड़ का हमें गुमान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम समझने की कोशिश कीजिएगा। राम राज्य का क्या अर्थ है? मैंने जिक्र किया था पद्यांश को समझाते वक्त। तो राम राज्य का अर्थ है सबको समान सुख मिलना। जब हमारा समाज सब में समान हो जाएगा, सब में समान सुख होगा, तो ही राम राज्य का निर्माण होगा। एनी डाउट? नहीं मिल रहा है डाउट? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा आज मैं जॉली मूड में हूं, टाइम अधिक ले रहा हूं आप लोगों का, कोई नहीं, साथ में साथ दीजिए टाइम। नया विहान मतलब क्या होता है? नया सवेरा। तो नया सवेरा कब आएगा? बिहान मतलब होता है सुबह। बिहान का अर्थ क्या होता है? सुबह। तो नया नया विहान का अभिप्राय है। तो नया देश नहीं, नई सभ्यता नहीं, नई संस्कृति नहीं, इसका जोड़ नहीं दिया गया। नए युग की शुरुआत। क्यों? नए समाज के लिए नए जबान है, नवीन योजना के लिए नया विहान है। और यहां पर मैं देखिए, रश्मियां जगी जगी युगीन चेतना, प्राण प्राण के लिए उमंग की भावना। तो नया विहान का अभिप्राय क्या हो गया? नया युग आ गया। नया विहान का अर्थ क्या हो गया? नए युग के लिए नया विहान है। ऑथेंटिक आंसर देखना है आपको। सारा आंसर लगेगा कि सही ही जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें देखना है ऑथेंटिक आंसर। अब यहां पर देखिए, नया विहान देश में क्या लाता है? तो नई योजनाएं लाता है। रश्मियां जगी जगी युगीन चेतना, नवीन योजना के लिए नया विहान है। तो नई योजनाओं के लिए नया विहान है। तो नया विहान देश में क्या लाया है? तो नई योजनाएं लाया है। क्लियर है आंसर? अब अगले की ओर चले हम। गुमान का समानार्थक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका समानार्थी रहेगा। इसको किसी ग्रामर से थोड़ा सा लीजिए, मैं जितना करवा पाऊंगा, क्योंकि ये याद करने वाली है। मैं ये नहीं कहूंगा सीटेट नहीं, एनसीएफ नहीं कहता है कभी रटने के लिए, लेकिन शब्द का जब तक नॉलेज आपके अंदर नहीं आएगा, शब्द आप में नहीं समझ में आएगा, तो समानार्थी में हो सकता है कभी कभी गलतियां भी हो जाए। तो इसलिए हम गलती ना करें, क्योंकि सीटेट जो दे रहा है, आंसर देख रहे हैं, सब मिलता जुलता। हो सकता है कि इसमें कुछ आंसर आप डिफरेंट सोच रहे हो, लेकिन मैं जो दे रहा हूं एग्जैक्ट आंसर दे रहा हूं आपको कि क्या होना चाहिए पद्यांश के अकॉर्डिंग, और समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं। तो गुमान का समानार्थक क्या हो गया? तो घमंड हो गया। गुमान का समानार्थक घमंड, क्योंकि ये सीधा है भाई कि क्रोध तो होगा नहीं, भला होगा नहीं, नाराजगी होगी नहीं, सीधा अर्थ आता है घमंड। इसके लिए मैं कोई डिस्कस नहीं कर सकता, और आपको भी इस पर सोचने की नहीं है। सीधा याद रखिए, गुमान का घमंड होता है, समानार्थी याद करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग शिक्षण की ओर। तो शिक्षण का क्वेश्चन है, क्योंकि अधिक समय मैं लेना नहीं चाहता, छोटा छोटा करके 15-15 क्वेश्चन को करके आपके सामने लाता हूं, लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा। आप लोग थोड़े से अपना समय मेरे साथ व्यतीत करने की सोचिए। मैं घंटा 1.5 घंटा का वीडियो आपके लिए ला रहा हूं, क्योंकि चैप्टर वाइज मैराथन लाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हिंदी शिक्षण है, तो हिंदी शिक्षण का चैप्टर वाइज मैराथन लाने की कोशिश कर रहा हूं। पीपीटी तैयार हो रहा है, कर रहा हूं मैं अभी।
थोड़ा सा समय दीजिए, 10 दिन के अंदर आपको 4-5 वीडियो घंटे भर का देने की कोशिश करूंगा, जिससे बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा। जितने लोग जुड़े हैं और भी लोगों को अपने परिवार में जोड़िए, मेरी यही खुशी है। वीडियो शेयर कीजिए और समझ में आए जिनको अपने आप सब्सक्राइब करेंगे, आप शेयर कर दिया कीजिए कि सर देखो पढ़ा रहे हैं। अगर सर की पढ़ाई ठीक है तो सारे लोग देखिए और ये मेरे बरसों के अनुभव का लाभ उठाइए। मैं लगभग जिस दिन से सेट टेट प्रारंभ हुआ है 2011 से, मैं स्टूडेंट ही था, उस समय से मैं ये बैच चला रहा हूँ और दसों हजार छात्र मेरे पास से पढ़ करके सीटेट, चूंकि गांव में सुदूर देहात से दे रहा हूँ तो यहाँ छात्रों की संख्या बाहर से, सहरसा से, कहाँ से लोग डेरा लेके मेरे पास पढ़े। तो आप लोग भी इसका लाभ उठाइए। चलिए अब इतना नहीं बोलूंगा, अब यहाँ पर मैं एक ही चीज मैं लेता हूँ, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है। तो लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है। लिपि आप जानते हैं कि भाषा की सबसे भाषा ध्वनियों को लिखने के लिए जिन अक्षर चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वो लिपि कहलाता है। और ध्वनियां लिखना कहां से सिखाया जाता है, तो प्राथमिक स्तर से। और जिसको आप ध्वनि कहते हैं वो लिपि का प्राथमिक स्तर है, लिपि है। हम एक अक्षर चिन्ह लिखते हैं, यहां पर मैं समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। लिपि की परिभाषा मैंने क्या कही आपसे कि जिन ध्वनि चिन्हों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। मतलब हिंदी की लिपि देवनागरी अ, तो ये एक क्या है, अगर लिपि हमको पता है कि ये अ है, अगर अ को छोड़ दें हमको नहीं पता है अ, तो मेरे नजर में ये क्या होगा, चिरचिरी होगा। हम चीन चित्र की लिपि देखे होंगे, चाइनीज लिपि कैसे होता है, ऐसे 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 करके दे देता है। अब हम नहीं जानते हैं इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं क्या इसका मतलब क्या है, नहीं जानते हैं भाई। तो ये मेरे लिए क्या है, एक चिरचिरी है। मुक्त लेखन है, कुछ भी है, लेकिन इसका मतलब हमको पता है कि ये अ है। तो ये अ है तो हम क्यों पहचाने, तो लिपि का ज्ञान हमको है। तो ये ज्ञान कहां से दिया जाएगा, तो आप देखिए पूर्व माध्यमिक स्तर पर देगा तो यहां से यहां पहुंच सकता है, या उच्च माध्यमिक स्तर पर या उच्च स्तर पर। ये एक स्टेप में चल रहा है, हम प्राइमरी से शुरू कर देंगे तब ना ऊपर पहुंचेंगे। तो प्राइमरी में ही इसका ज्ञान आवश्यक है। लिपि का ज्ञान कहां आवश्यक है, तो लिपि का ज्ञान प्राइमरी में आवश्यक है। तो लिपि का ज्ञान प्राइमरी में आवश्यक है, इसलिए इसको हम रखेंगे प्राथमिक अवसर पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। गर्वित कक्षा 3 का विद्यार्थी है, स्तर के अनुसार उसके पाठ्यक्रम में व्याकरण के किस विषय को शामिल नहीं किया जाता है। अब कक्षा 3 के हिंदी के किताब को थोड़ा सा याद कीजिए। आप यहां क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा वहां ले जाना चाहूंगा, किताब को याद कीजिए। तो लिंग पढ़ाया जाता है, राम सीता, वचन भी पढ़ाया जाता है, एक वचन द्विवचन, समानार्थी शब्द भी पढ़ाया जाता है कुछ शब्दों को, लेकिन संधि का डीप ज्ञान नहीं दिया जा सकता है कक्षा 3 के विद्यार्थी को, क्योंकि संधि नहीं समझ में आएगा कैसे कैसे जुड़ता है। उनको तो संयुक्ताक्षर समझाते होते हैं, हम लिपियों का ज्ञान समझाते होते हैं। तो इसलिए इसका एग्जैक्ट जवाब क्या होगा, संधि। यानी कक्षा 3 के विद्यार्थी के स्तर के अनुसार उसके पाठ्यक्रम में व्याकरण के किस विषय को शामिल नहीं करना चाहिए, तो संधि को शामिल नहीं करना चाहिए। दैट क्लियर। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आप समझ में ना आए, कहीं कोई त्रुटि लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सभी छात्रों को सीखने की क्षमता होती है, सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है। हर व्यक्ति को भगवान ने डिफरेंट बनाया है। थोड़ा सा हम सोच रहे हैं, क्या दो समान बच्चा मिले आपको, कभी भी नहीं मिलेगा। हर बच्चे को भगवान ने डिफरेंट बनाया, हर इंसान को डिफरेंट बनाया, सोच के हिसाब से, शकल सूरत के हिसाब से। वो फिल्मों की बात छोड़ दीजिए भाई, जो सलमान खान पैदा हुआ, एगो को मारता है तो दूसरे को चोट लगता है, वो सब सिनेमा तक है। धरातल पर अगर हम बात करें तो डिफरेंट है सारे लोग। तो सभी छात्रों में सीखने की क्षमता कैसी होगी, तो डिफरेंट होगी, समान हो ही नहीं सकता, एक दो हो ही नहीं सकता। जब समान नहीं हुआ तो एक दो नहीं होगा, इनमें से दोनों में से कोई नहीं, तो नहीं, एक आंसर आना है। क्या होगा, डिफरेंट मतलब भिन्न। कोई डाउट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी को समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास।
तो अब कहता है हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी निगेटिव क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को किस हिसाब से लेते हैं हम? निगेटिव में। यहां क्या आ रहा है? निगेटिव क्वेश्चन है, नहीं। अब इस 3 में कौन, 4 में कौन नहीं है, उसको लेना है हमें। तो उसको लेना है, आइए। विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी में प्रयुक्त प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, ये है भाषा शिक्षण का उद्देश्य। जब विभिन्न, आप भाषा किस लिए सीखते हैं? भाषा सीखते हैं अपनी अभिव्यक्ति के लिए। विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के अगर हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते अपने भावनाओं को, तो भाषा सीखना निरर्थक है। इसलिए ये सही पॉइंट है कि भाषा को सिखाने का उद्देश्य है हमारा विभिन्न क्षेत्रों में स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने का की योग्यता का विकास होना। कहीं भी इस चीज को नहीं दिया गया है। कंठस्थ करना हमेशा निगेटिव आंसर होता है। रट करके याद करना, कंठस्थ करना, इनको एनसीएफ ने काट दिया है। एनईपी में भी इसको हटाया गया है कि ये नहीं करना है हमें। बच्चों को रटवाना नहीं है, समझ पर आधारित पढ़ाई करवानी है। किस पर आधारित करवानी है? समझ पर आधारित। तो ये आंसर आपका इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव आंसर वाला क्वेश्चन है। कोई डाउट? थोड़ा सा मैं तेजी से चल रहा हूं, क्योंकि आपको समझाना है। आप बगैर मतलब का बकवास किए जाए कोई फायदा नहीं है। तो अब यहां पर आप समझ गए होंगे इसको, क्योंकि निगेटिव आंसर है। कंठस्थकरण व्याकरणिक नियमों को, अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि व्याकरण को पढ़ाना कैसे? नियमों को कंठस्थ नहीं करना है तो पढ़ाना कैसे? तो पढ़ाना है संदर्भ के अनुसार। ये जवाब जब आपको मिले तो यहां पर पॉजिटिव क्या होता है? संदर्भ, संदर्भ के अनुसार। ये जो है पॉजिटिव आंसर है इसका। व्याकरण को कैसे पढ़ाना है? तो संदर्भ के अनुसार। आप देखिएगा बुकों में 3, 4, 5 के बुकों में देखिएगा तो भाषा की बात नीचे लिखा गया होता है। चैप्टर के लास्ट में अभ्यास प्रश्न के बाद भाषा की बात लिखी जाती है, और भाषा की बात जो लिखी जाती है उसमें व्याकरण के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। तो चैप्टर के माध्यम से संदर्भ के अनुसार ही हमको पढ़ाना है। किसको? तो हिंदी के व्याकरणिक नियमों को, लेकिन कंठस्थ नहीं करवाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। अब आइए, कौशलात्मक उद्देश्य में कौन सा कौशल से संबंधित नहीं है? भाई कौशल, तो कौशल क्या होता है? 4 गो। श्रवण, पठन, पहले वाचन होगा, सॉरी, वाचन, पठन, लेखन। ये 4 कौशल है। श्रवण का अर्थ है सुनकर समझना, वाचन का अर्थ है बोलकर समझाना, पठन का अर्थ है पढ़ करके समझना, लेखन है लिख अपनी अभिव्यक्ति करना, लिख करके दूसरों को समझाना। तो अब आप यहां चर्चा करेंगे, तो आप खुद से इसका आंसर डिसाइड कीजिए। भाई हमको नहीं पता है कि कौशलात्मक उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। तो पठन मतलब पढ़ना आ गया, लेखन मतलब लिखना आ गया, श्रवण मतलब सुनना आ गया। बच क्या जाता है आपका? साहित्य में रुचि। तो साहित्य में रुचि नहीं होगा, बाकी ये होगा। संबंधित नहीं है, आपको पूछ रहा था, तो साहित्य में रुचि, ये आंसर हो गया एग्जैक्ट। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले हम। आरंभिक शिक्षा विकास कौशल पर आधारित है। आरंभिक शिक्षा विकास कौशल पर आधारित है, तो सबसे पहले शिक्षा का जो विकास करेंगे, बच्चा बोलना कैसे सीखता है, हमको ये बताइए। बच्चा जो बोलना सीखता है वो कैसे सीखता है? पहले तो जब बच्चा बोलता है तो उसको कोई ट्रेनिंग तो नहीं मिलती है, अनुकरण करता है। किसका अनुकरण करता है? तो अपने माँ बाप का अनुकरण करता है, परिवार के सदस्यों का अनुकरण करता है। जैसी भाषा बोली जाती है उस भाषा को वो बोलना शुरू करता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं? मदर टंग एंड मातृभाषा कहते हैं। तो मातृभाषा कहते हैं। तो कैसे? सबसे पहले क्या किया? वो सुन करके सीखा। पहला कौशल है, हमेशा देखिएगा आप एक चीज देखिएगा कि जो बच्चा बहरा होगा वो गूंगा भी होगा। कंपलसरी है कि बहरा होगा तो वो गूंगा भी होगा, क्योंकि जब तक सुनेगा नहीं वो बोल नहीं पाएगा। पहला क्रम हमारा आ जाता है सुनना, उसके बाद बोलना। तो अब यहां पर क्वेश्चन यही था कि आरंभिक शिक्षा
किस कौशल पर आधारित है? तो श्रवण कौशल पर आधारित है। एक नजर में हम जवाब देंगे। लेखन पहले सीख नहीं सकता, मौखिक अभिव्यक्ति पहले, जब तक सुनेगा नहीं तब तक वो कुछ नहीं करेगा। सुनेगा, उसके बाद मौखिक अभिव्यक्ति करेगा, फिर वो पठन करेगा, फिर वो लेखन करेगा। ठीक है। आपकी कक्षा के बच्चे अनुशासनहीनता की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए आप निम्नलिखित में से क्या उपाय करेंगे? एज ए टीचर आप जा रहे हैं क्लास में, अपने मन में सोचिए कि आप एक टीचर हैं, आप क्लास में गए, बच्चा लगातार बदमाशी कर रहा है, अनुशासनहीनता हो रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है, आप उसको ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। अगर ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं आप, अगर इस वीडियो को अधिक से अधिक नहीं देख पा रहे हैं, तो कमी मेरे अंदर है भाई, मैं नहीं कर पा रहा हूं, आपको बांध नहीं पा रहा हूं, आपको समझा नहीं पा रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझ में कमी है, इसलिए वीडियो नहीं देखते हैं। तो यही बात यहां लागू होती है कि अगर बच्चा क्लास में अनुशासनहीनता का परिचय दे रहा है, अनुशासनहीन बन रहा है, तो मतलब टीचर में कमी है। तो टीचर को अपने टीचिंग एबिलिटी को चेंज करना होगा। कैसे? अब ऑप्शन को देखते हैं हम। ये मैंने वैसे समझा दिया आपको, अनुशासनहीनता करने वाले बच्चे को कक्षा से निकाल देंगे, ये आप एज ए टीचर कभी नहीं कर सकते हैं। यानी बच्चा को निकालने का मतलब है आप असफल हो चुके हैं उसे पढ़ाने में, इसलिए निकाल रहे हैं। तो आपको अपनी नाकामियत साबित करनी नहीं है, आके मुंह बना के क्लास से निकल जाइए किताब लेके। बच्चा सब बहुत अल्लाह करता है, गुरुजी हम नहीं पढ़ाएंगे, प्रधानाध्यापक को जाकर शांत कीजिए जाकर के, तो आप फेल टीचर हो गए। ऐसा नहीं करना है, मुंह बना के चले गए। आपको जाते ही बच्चों से का पूर्व ज्ञान का अनुभव लेना है कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं, जिस टॉपिक को पढ़ाना है उस टॉपिक के बारे में बातें करनी है कि इसके बारे में क्या नॉलेज है। उसके बाद उसका एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देना शुरू करना और अपने तरीके को ऐसे प्रोड्यूस करना है आपको कि बच्चा आपसे बंध जाए। तो शिक्षण कार्य को रोचक बनाएंगे, अनुशासनहीनता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। एग्जैक्ट लगता है मुझे, पर मैं आगे देखता हूं। अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों के अभिभावकों को सूचित करेंगे, फिर भी नाकामयाब हुए आप, अनुशासनहीन है, आप उसके पेरेंट्स को कहने जाएंगे, इसका मतलब आप में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, आप बच्चे को कंट्रोल करके पढ़ा नहीं सकते हैं, तो आप क्या टीचर हुए? अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करके उन्हें प्रसन्न रखेंगे। भाई कितने को प्रसन्न कीजिएगा आप? एक को कीजिएगा, दूसरा मोटिवेट होगा, जब हम बदमाशी करेंगे हमको भी सर प्रसन्न करेंगे, तीसरा करेंगे, पूरा क्लास ही एक दिन आपको प्रसन्न करने के लिए मिल जाएगा। कितने को कीजिएगा? कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हमको सबसे बेस्ट पॉइंट क्या करना है, अपने शिक्षण कार्य को रोचक बनाना है, जिससे अनुशासनहीनता ही स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये एग्जैक्ट आंसर होगा इसका। कौन सा? 2 नंबर। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कुछ विद्यार्थियों को प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन किया जाता है, जिसके अंतर्गत बच्चे कहानी, कविता, गीत, चुटकुले इत्यादि सुनाते हैं। इस प्रकार की सभाओं में किन 2 कौशलों का विकास अधिक होगा? अब देखिए, बाल सभा का आयोजन हुआ तो बच्चे क्या किए, उसमें दूसरे की अभिव्यक्ति को सुनेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। बाल संसद बनता है ना, तो पहले क्या करेंगे, बच्चे खुद भी कुछ बोलना चाहेंगे और दूसरे बोलेंगे उसको भी सुनना चाहेंगे। तो इसमें कौन सा 2 कौशल बढ़ेगा? बिना ऑप्शन देखे एग्जैक्टली आपका ये श्रवण कौशल और वाचन कौशल। इसको भाषा जिसमें बदला हो हम देख लेते हैं। लेखन तथा मौखिक अभिव्यक्ति, बाल संसद में लेखन का कोई स्थान नहीं है, ये गलत हो गया। मौखिक अभिव्यक्ति तथा पठन, पठन का कोई स्थान नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया। पठन तथा लेखन ये दोनों तो होगा ही नहीं होगा। मौखिक अभिव्यक्ति तथा श्रवण ये एग्जैक्ट आंसर है, क्योंकि बाल संसद में क्या करना है, अपने विचारों को रखना है और उसके विचारों को सुनना है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा शेयर वगैरह कीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा हो मेरा समझाना तो कमेंट भी किया कीजिए यार, देख लेते हैं आप लोग, कमेंट बहुत कम आता है तो कमेंट कीजिए। अगर त्रुटियां लगती है तो कमेंट भी कीजिए और थोड़ा सा देखिए मॉडरेट होकर के, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो मैं और भी बहुत कुछ मैराथन क्लास लाऊंगा। और रही हंसाने की बात, तो वो भी आप लोग जब जुड़े रहेंगे, मैं क्लास से वीडियो दूंगा तो देखिएगा कितना जॉली मूड में मैं आऊंगा और पढ़ाऊंगा। अब आइए, सारा कुछ आप लोग के कोऑपरेशन पर निर्भर करता है। जितना आप लोग कोऑपरेट करते रहिएगा हमें, हम उतना आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी मदद करते रहेंगे। चलिए यहां देखते हैं, भाषा शिक्षण मूल्यांकन से अभिप्राय है। भाई भाषा शिक्षण का मूल्यांकन कैसे होगा? अब यहां चर्चा मूल्यांकन की चल रही है, तो मूल्यांकन की चर्चा चल रही है। मूल्यांकन हम कैसे करेंगे?
तो मूल्यांकन कैसे, अभी कौन सा मूल्यांकन चल रहा है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अभी कौन सा मूल्यांकन चल रहा है? सतत एवं व्यापक। सतत का क्या अर्थ होता है? सतत का अर्थ होता है हमेशा, निरंतर, निरंतर, हमेशा। तो हमेशा मूल्यांकन किया जाना है, और व्यापक सभी क्षेत्रों में, एक क्षेत्रों में नहीं। तो यहां तो सिर्फ भाषा शिक्षण का मूल्यांकन की चर्चा है, तो भाषा शिक्षण के मूल्यांकन की जो चर्चा है, फिर भी हम सतत करेंगे, हमेशा करेंगे। बच्चा क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्लास में क्या एक्टिविटी है, दोस्तों के साथ क्या बात कर रहा है, मेरे साथ कैसे बात कर रहा है, इसके भाषा में कहाँ कमियां हैं, आप समझते हैं। जो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण हम इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो वो दोनों करना है, निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो भाषा शिक्षण यही होगा। वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी नहीं हो सकता है, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांक। हाँ, ये तो उपयुक्त सभी दे दिया है, तो इस पॉइंट में तो ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको। अब यहां पर भी देख लेते हैं, निरंतर और सतत चलने वाली प्रक्रिया तो होगा ही होगा। वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी ये भी होगा कि हमने कुछ सिखाया तो उससे उसमें परिवर्तन आया कि नहीं आया। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन, ये भी सही है भाई, इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन मिल गया। अक्सर मैं एक बात बताता हूं कि सीटेट में जब भी आंसर दिया जाता है उपयुक्त सभी, तो 90% क्वेश्चन का आंसर वही होता है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिजेक्ट मारेंगे हम, नहीं समझ में आ रहा है तो वो मार दीजिए, देखिए वो सही होगा। कहिएगा सर आप ऐसा क्यों कहते हैं, तो होते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको कहीं ना कहीं समझ में दिक्कत होती है। सभी की समझने की क्षमता अलग अलग होती है, तो उनके लिए एक एक ट्रिक का काम करेगा ये, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। सॉरी, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था मेरे पास। धन्यवाद। अगले वीडियो में आप लोग के सामने फिर से आता हूं मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के।